सबसे बड़े लोकतांत्रिक बहस के शो देश की बहस में मैं दीपक चौरसिया आपका वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं, नमस्कार करता हूं। आप जानते हैं देश की बहस इकलौता बहस का शो है जो अपनी दर्शकों की राय के आधार पर चलता है। हम आपको 3 सवाल देते हैं जिसमें से आप बहस का मुद्दा चुनते हैं। यही नहीं, बहस में आप शामिल होकर बहस की दशा और दिशा को आगे बढ़ाते हैं। आपके बिना हमारा कार्यक्रम अधूरा है। इसीलिए अंजलि आज नोएडा से जुड़ेंगे, शालिनी शर्मा आज जयपुर से जुड़ेंगी, प्रसूक जैन आज उदयपुर से जुड़ेंगे और रवि प्रकाश आज मुंबई से जुड़ेंगे। हमारे ये 4 महत्वपूर्ण दर्शक हमारे साथ जुड़ेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज आपने बहस का कौन सा मुद्दा तय किया है। आज खबर में सबसे बड़ा मुद्दा मोदी 2.0 की कैबिनेट है। इसीलिए हमने कई सारे आपसे सवाल पूछे थे जिसमें आपने कैबिनेट विस्तार में मोदी सरकार की कोरोना के सामने क्या चुनौतियां हैं इसको लेकर मुद्दा तय किया है। कोरोना की नई चुनौतियों को कैसे संभालेगी नई टीम मोदी, इसे 70% लोगों ने वोट देकर देश की बहस का मुद्दा बनाया है। आज नए सरकार के नए प्रवक्ता बनने के बाद अनुराग सिंह ठाकुर ने आज पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। उनके साथ सरकार में दूसरा सबसे बड़ा परिवर्तन रहे मनसुख मांडविया स्वास्थ्य मंत्री और केमिकल और फर्टिलाइजर मिनिस्टर थे जिनके पास दवाओं और वैक्सीन की जिम्मेदारी है। इसके साथ किसानों की बात करने के लिए नरेंद्र सिंह तोमर थे। तो भारत में मोदी सरकार का ये एक नया चेहरा है। सवाल यह है इनके सामने क्या चुनौतियां हैं। सवाल ये भी है कि क्या कोरोना की तीसरी लहर से बचा पाएगी नई टीम मोदी। सवाल यह भी है कि क्या कोरोना जो गया नहीं है उसका सही मैनेजमेंट कर पाएगी टीम मोदी। इसी पर आज बहस करेंगे। लेकिन सबसे पहले देख लेते हैं आज दिन भर सत्ता के गलियारों में नई टीम मोदी को लेकर क्या हलचल रही। मोदी मंत्रिमंडल में भारी फेरबदल हुआ। 43 मंत्रियों ने भावी लक्ष्यों और चुनौतियों का सामना कर समाधान निकालने की शपथ भी ली है। अब बारी है कोरोना काल में सामने खड़ी चुनौतियों पर विजय पाने की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहले ही दिन नए मंत्रियों को एक्शन मोड में आने को भी कहा है। इमरजेंसी रिस्पांस एंड हेल्थ सिस्टम्स प्रिपेयर्डनेस पैकेज 2 जिसको 23,123 करोड़ रुपए का आज उस पर निर्णय लिया है। भविष्य में कोविड बढ़े तो उसका सामना देश अच्छी तरह से और योजना पूर्वक कर सके, इस पैकेज के माध्यम से सुनिश्चित किया है। एपीएमसी समाप्त नहीं होगी ऐसा कानून में कोई प्रावधान नहीं है, इसलिए 1 लाख करोड़ रुपए के इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में उसको पात्र इकाई माना गया है। जितने भी एक्सपेक्टेशन है, एक्सपेक्टेशन को हम पूरा करने के लिए आप लोगों के सहयोग से मैं पूरा करूंगा। कोरोना काल में अब लापरवाही तीसरी लहर के मुहाने पर आती दिख रही है। नतीजा यह है कि 56 दिनों में पहली बार 24 घंटे के भीतर 45,000 से ज्यादा नए कोरोना मरीजों के मामले चिंता का सबब बन रहे हैं। इसलिए वैक्सीन अभियान को तेजी से बढ़ाने से लेकर अर्थव्यवस्था की चुनौतियां सरकार के सामने हैं। विपक्ष की निगाहें भी सरकार की नई टीम पर टिकी हैं। इस मंत्रिमंडल के बदलने से क्या इनमें से किसी समस्या का हल हो पाएगा? मंत्रियों को शुभकामनाएं, पर मंत्री बदलने से जनता की समस्याएं खत्म नहीं होंगी। जानकारों का मानना है कि कोरोना काल से पार पाने के लिए सरकार पूरी तरह प्रतिबद्ध है। पहले ही दिन नए मंत्रियों का कार्यभार संभालना और पीएम मोदी के साफ निर्देश ये बताने के लिए काफी हैं कि खुद सरकार भी यही चाहती है कि कोई ढिलाई न बरती जाए। एसबीआई रिसर्च रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त महीने की 21 तारीख के बाद कोरोना के मामले भी बढ़ सकते हैं। यानी तीसरी लहर के प्रहार से पहले ही सरकार को वो सब करना होगा जिसके बाद मोदी सरकार की नई टीम हर मोर्चे पर जीत हासिल करे। देश की बहस में चर्चा है कि अब नया मंत्रिमंडल फुल एक्शन में आ गया है। तो क्या उम्मीद की जाए कि कोरोना काल का अंत जल्द होगा? ठीक है, तो आज देश की बहस में हमारे साथ नुपुर शर्मा भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ेंगी, राधिका खेड़ा कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता जुड़ेंगे, संजीव श्रीवास्तव बीबीसी के संपादक रहे हैं, जाने माने देश के पत्रकार हैं, वो भी जुड़ेंगे। लेकिन उससे पहले देख लेते हैं आज का सवाल क्या है। आज हमने आपसे एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल पूछा है और उसको ग्राफिक के जरिए देख लेते हैं। आपको पता है सवाल का जवाब किस तरीके से देना है, आप जानते हैं। आप हमारी वेबसाइट पर जा सकते हैं, आप हमारे मोबाइल ऐप पर जा सकते हैं, आप हमारे ट्विटर हैंडल पर जा सकते हैं, आप हमारे फेसबुक पेज पर भी जा सकते हैं। कोरोना काल की चुनौतियों को संभालने में क्या सक्षम है नई टीम मोदी, यस और नो, इसमें आप जवाब दे सकते हैं, हाँ या नहीं में जवाब देना है। शुरुआत करता हूं। आप जानते हैं कि अगर आपका कोई राय या सुझाव है या आप शो के अंदर शामिल होना चाहते हैं तो 9711002266 पर हमें व्हाट्सएप कर दें। सबसे पहले सीधे चलता हूं राधिका खेड़ा के पास।
राधिका जी बताइए, टीम मोदी क्या कोरोना काल की चुनौतियों को संभाल पाएगी? नई टीम मोदी, मैं फिर कह रहा हूं, नई टीम मोदी, प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरे घर के बदल डाले हैं। देखिए, सबसे पहले तो इनको भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ताओं को देश को ये बताने की जरूरत है क्या पुरानी टीम फेल हो गई थी? जो ये बार बार कहा जा रहा है कि नई टीम अब नए तरीके से हर भी जोश में काम कर रही है, तो क्या पुरानी टीम बिल्कुल फेल थी? क्या ये मानते हैं कि डॉक्टर हर्षवर्धन साहब, यानी कि भारत जो प्रधानमंत्री बार बार से विश्व भर में हर पटल पे ये बात के आए हैं कि भारत ने कोरोना से जंग जीत ली है? आपको याद होगा, ये हमने इस पर डिबेट भी करी थी। तो क्या जब ये बात हो रही है कि जो नए मंत्री आ रहे हैं, और इस समय अगर देश के पास ऐसे स्वास्थ्य मंत्री थे जिन्होंने इतना बढ़िया काम किया था कि हमने यूएसए को भी पीछे छोड़ दिया था, तो उनको बदला क्यों गया? उनको तो और 2-4 मंत्रालय देने चाहिए थे, उनको आपने मार्गदर्शन मंडल में भेज दिया। अगर आप कहते हैं कि रविशंकर प्रसाद जी बहुत अच्छा काम कर रहे थे, ट्विटर को उन्होंने लोहे के चने चलवा दिए थे, तो उनको क्यों चिड़िया को बाय बाय करने की जगह उनको क्यों बाय बाय कर दिया? तो ये सवाल है। तो इसका मतलब कि अगर इन सबको हटाया गया और नई मंत्रिमंडल इतना अच्छा काम करिए, इसका मतलब 7 साल से जो मंत्रालय थे, 7 साल से जो मंत्री थे, वो सब के सब विफल थे। तो ये सिर्फ मंत्रियों की विफलता नहीं है, ये उस लीडर की विफलता है जिन्होंने ऐसी टीम चुनी, उस कैप्टन की विफलता है जिन्होंने ऐसी टीम चुनी। तो सबसे पहले तो उनको इसकी जिम्मेदारी लेनी चाहिए और स्वयं इस्तीफा देना चाहिए। एक और चीज, नया मंत्रिमंडल जब आया और नए मंत्रिमंडल के पहले दिन ही देश को रिटर्न गिफ्ट मिल गया। सीएनजी के दाम 90 पैसे पर किलो महंगे हो गए, पीएनजी के दाम 29.66 रुपीज बढ़ गए, पेट्रोल के दाम 35 रुपए बढ़ गए और डीजल के 6 पैसे। बहुत ही बढ़िया गिफ्ट मिला। और इसी तरीके से अगर चलते आना और ये आने वाले समय का आगाज है, तो आप ही खुद सोच लीजिए क्या होने वाला है। ये जो पूरा के पूरा जो एक मंत्रिमंडल का इनका ड्रामा चला है। ठीक है राधिका जी, एक एक पॉइंट एक एक टाइम पर। पहले आपका सबसे पहला सवाल मैं नुपुर शर्मा से पूछता हूं, क्या पुरानी टीम फेल हो गई? क्या लीडर भी फेल हो गया? नुपुर शर्मा जी बताइए, क्या पुरानी टीम फेल हो गई? क्या उसका लीडर भी फेल हो गया? दीपक जी, आपको तमाम पैनलिस्ट और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो मैं कहूंगी कि नकवी जी ने बिल्कुल सही कहा। आज बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना वाली हालत हो रही है आज कांग्रेस पार्टी की। ये तो आज ऐसी बात कर दी राधिका जी ने कि जैसे पहली बार ऐसा हुआ है कि विस्तार किया गया है कैबिनेट के अंदर। पहली बार ऐसा हुआ है कि अब आदरणीय प्रधानमंत्री ने अपने विशेषाधिकार अनुसार अपने टीम का विस्तार किया, चाहे फेरबदल किया हो, चाहे टीम बढ़ाई हो, गठाई हो। हमें याद है अच्छी तरीके से एक एक मंत्री के पास तो 3 से 4 पोर्टफोलियो भी होते थे। ये कंप्लीटली उनका प्रेरोगेटिव है। तो लेकिन हाँ, इनको थोड़ी मचलता हो रही है। तो मैं एक सवाल पूछूंगी, हमारी टीम पे तो सवाल उठा रहे हो, हालांकि प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है। जरा ये तो बता लो कांग्रेस वालों, इतने सालों से तुम्हारा अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पाया? तुम तो अपनी पार्टी का अध्यक्ष नहीं चुन पा रहे हो और हमसे बोल रहे हो कि हमने इसको क्यों चुना, उसको नहीं क्यों नहीं चुना, इसको क्यों ड्रॉप किया, इसको क्यों ये दिया। साफ सी बात ये है कि एक सरकार जो बहुमत से जो बनी हुई सरकार है, 2 बार बनी है, उसमें बारी बारी सबको एक बारी मौका मिलना चाहिए। आज के अखबार में मैंने एक बहुत अच्छी चीज पढ़ी, क्या 13 वकील हैं, डॉक्टर्स हैं, पीएचडीज हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, टेक्नोक्रेट्स हैं, इंजीनियर्स हैं, एमबीएस हैं। तो ये जो तमाम जो इतने सारे लोग हैं अपने डोमेन एक्सपर्टीज के साथ अपने क्षमता अनुसार सामने आए हैं, काम करने आए हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा। तो दिग्गज बड़े बड़े नेता कांग्रेस पार्टी के, अच्छा लगता है कि अपनी खुद की पार्टी में गरेबान जाके देखेंगे तो खुद इनके पास ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो एक जमाने में प्रोफेशनल थे। आज ये कहते ना प्रोफेशनल को तुमने मंत्री क्यों बनाया? भैया हमारी मर्जी, सरकार की मर्जी, आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की मर्जी। और मेरे हिसाब से बहुत अच्छा हुआ है कि एक एवरेज एज कम हुई है और महिलाओं की तादाद बढ़ गई है। मुझे समझ ही नहीं आ रहा इशू क्या है। हाँ, ऐसी हंसी जो रामायण में जो सही कहा ना, मैं बार बार कहती हूँ, मोदी जी बिल्कुल सही कहते हैं, ऐसी हंसी रामायण के बाद कांग्रेस में ही सुनने को मिलती है। ये कभी नहीं बताया। आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया और राधिका के भी सवाल का जवाब नहीं दिया कि क्या पुरानी टीम असफल हो गई। नहीं, मैं ये कहना चाह रही हूँ कि जब जब के विस्तार होता है कैबिनेट का, चाहे किसी भी सरकार के अधीन में, वो विफलता की वजह से होता है। जब भी कांग्रेस पार्टी ने विस्तार किया था, फेरबदल किया था, वो इनकी विफलता की वजह से होता। मुझे जवाब दे दे, अंडर अचीवर का टैग तो लग ही क्या था इनकी सरकार के ऊपर, इसका भी जवाब दे दे कि जितनी भी बार, और ये मैं बता दूं तो वित्त मंत्रालय में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था। मैं आपको याद दिलाऊंगी 2013 के अंदर कि दोनों एमओएस फाइनेंस अफसर शाह थे, सिर्फ ब्यूरोक्रेसी से उठ के एमओएस फाइनेंस बने थे उस टाइम पे पी चिदम्बरम के अंडर। और वो वाला वित्त मंत्रालय था जिसने सबसे ज्यादा इंटरवेंशन
कर करके बैंकों को कह के पैसे ऐसे फोन लोन करके पैसे बांटे हैं लोगों को जो चोर गए पैसा। तो कृपया करके मुझे इसका जवाब भी दे दीजिएगा, इसका भी दीजिएगा, क्योंकि वो रामायण वाली हंसी आई। जब 1249 रुपए की एलपीजी हो रही थी तब ऐसी हंसी क्यों नहीं सुनाई दी थी? जब आपके जमाने में महंगाई हो रही थी, अरे डबल डिजिट से ऊपर था इन्फ्लेशन, तब ऐसी हंसी क्यों नहीं सुनाई दी थी? जब अर्बन एंड रूरल अनएम्प्लॉयमेंट दोनों डबल डिजिट से ऊपर था, तब ऐसी हंसी क्यों नहीं सुनाई दी थी? अरे जब $80 4,000 रुपए का एक टॉयलेट पेपर खरीदा जा रहा था, जीरो लॉस थ्योरी की जा रही थी, 2G 3G दबाजी CWG भगवान जाने क्या क्या जी, जिसके चलते आज पूरा खानदान और परिवार बेल पे बाहर है, तब ऐसी हंसी क्यों नहीं सुनाई दे रही थी? बताइए, जवाब दीजिए राधिका खेरा जी। वो तो कह रही हैं, आप पर आरोप लगा रही हैं उल्टा कि आप भी कैबिनेट एक्सपेंशन करते थे, आपकी सरकार भी करती थी। तो क्या इसलिए करती थी क्योंकि पुरानी टीम फेल हो गई? कैबिनेट एक्सपेंशन तो एक सरकार की जरूरत होती है नए लोगों को मौका देने के लिए। नुपुर जी का तर्क ये है। और ये भी बताइए कि क्या आपकी लीडरशिप पर UPA 1 और UPA 2 के दौरान करप्शन के बड़े बड़े आरोप नहीं लगे थे? आज मैं बहुत खुश हूँ, 2 शेरनियां मेरे साथ हैं। दीपक जी, सबसे हास्यास्पद स्थिति हो रखी है 2 दिन से इनके प्रवक्ताओं की। अभी ये रामायण की बात करिए, अरे आप तो राम जी और रामायण का नाम मत लीजिए, जिन्होंने भगवान राम को भी नहीं बख्शा और वहां पे भी स्कैम कर डाला, तो आप राम जी और रामायण का नाम मत लीजिए। अब बात आती है, इन्होंने कहा एवरेज एज कम हो गई है। बहन जी, एवरेज एज 58.2 है और यूपीए के टाइम पे 55 थी। अच्छे से पढ़ के आया करिए। तीसरी बात, इन्होंने कहा कि ब्यूरोक्रेट्स आ गए हैं, इतने पढ़े लिखे लोग आ गए। तो इनका कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री को अपने RSS के कैडर पे, अपने भाजपा कैडर पे कोई विश्वास नहीं, क्योंकि वहां पे चाहे राजेश प्रताप रूडी जी हो, चाहे RK सिन्हा साहब हो, चाहे सुधांशु त्रिवेदी जी हो, चाहे शाहनवाज भाई हो, कोई भी इनमें से कोई भी उस लायक नहीं है और ना इनके पास कोई तजुर्बा है, ना पढ़ाई लिखाई है, सबके सब फेल है। तो इसका मतलब जो आपके कार्यकर्ता नुपुर बहन भी है हमारी, इतने सालों से इन्होंने इतनी मेहनत करी और इतनी पढ़ी लिखी, इतनी सक्षम, मुझसे कहीं ज्यादा नॉलेज है, मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है, तो वैसे लोग है नहीं भाजपा में। तीसरी बात, बड़े आपने गिनवा दिए, ये दाम वो दाम। मैं इतना जानती हूँ कि मैं आज में जीती हूँ और आज में 100 रुपए पार कर चुका है पेट्रोल और डीजल। दीपक जी, हमें 100 बार सोचना पड़ता है कि घर से गाड़ी बाहर निकाले के ना निकाले। आज की सच्चाई ये है कि कोरोना के वैक्सीन हमें नहीं मिल रहे। अभी भी पिछले 1 हफ्ते से मैं सेकंड अपॉइंटमेंट ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ वैक्सीन की, लेकिन मिल नहीं रही। और अगर आप कहते हैं, मैं फिर कहती हूँ, मैंने शुरुआत में भी कहा था, अगर इतना अच्छा काम हुआ है और इस समय हम कोरोना के साथ वॉर फुटिंग पे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, और इस समय जनरल जो हेल्थ मिनिस्टर, अगर वो इतना बढ़िया काम कर रहे थे, उनको बदल क्यों दिया? ये आपने कहीं पे भी पूरे विश्व में दिखा है कि कोई इतना बेहतरीन काम कर रहा है कि अमेरिका, विश्व की सबसे बड़ी पावर, अमेरिका को पीछे छोड़ दिया। अमेरिका, यूरोप सब फेल हो गए, भारत विश्वगुरु जीत गया कोरोना से जंग, लेकिन हमने अपने हेल्थ मिनिस्टर को हटा दिया। अजीब ही हरकतें हो रही है यहाँ पे। तो कहीं एक बात पे रही है, बंदर बाट करना बंद करिए। दल बदलू और डिफेक्टर्स को एडजस्ट करने के लिए ये सारी कैबिनेट रिशफल हुई है, सबको पता है। ट्रांजैक्शनल कैबिनेट का गठन हुआ है और ये बार बार आप अपने ही लोगों की, आप तो खुद संगठन से आती है नुपुर जी, आपने तो अपने ही संगठन को नीचे दिखा दिया, संगठन में कोई लायक नहीं। और एक और बहुत बड़ा मुद्दा ये बार बार सुनने को मिलता है कि बड़ी इंक्लूसिव कैबिनेट बनी है, इसमें OBC की है, SC ST वुमेन रिप्रेजेंटेशन है। अगर महिलाओं की इतनी चिंता है, 7 साल से बिल के ऊपर बैठे हुए, क्यों महिला को सदन में ले आओ, बेटी को सदन में लाने से क्या रोक रहा है? और इतनी इंक्लूसिव कैबिनेट है कि 77 मंत्रियों में आपके पास सिर्फ 1 मुसलमान मंत्री है। आपको एक भी मुसलमान, एक मंत्री से ज्यादा, वो भी माइनॉरिटी डिपार्टमेंट से ज्यादा नहीं मिला जो केपेबल हो। तो आपने खुद ही बता दिया कि कहां आप लोगों ने बंदर बाट किया और डिफ्लेक्टर्स को लाने की बात की। तो इंक्लूसिविटी की बिल्कुल बात मत करिए और ये छोड़ दीजिए किसकी हंसी क्या है क्या नहीं है। इस समय देश के आंसू आपका काम है। जो लोगों की मौतें हुई है, जिनकी पूरे परिवार वाले, गंगा मैया है, उनकी लाशें मिली, जिनको रामनवमी की चादर उनसे उठा दी गई, उनके आंसू पहुंचे। हम हंस रहे हैं, क्या हंस रहे, इसको थोड़ी, इस पे ध्यान मत दीजिए। जो देश को आपने जुड़ाया। ठीक है राधिका, सीधे यही सवाल नुपुर से रहते हैं। देखिए, सबसे पहले उन आंसुओं का हिसाब दीजिए और ये बताइए, डॉक्टर हर्षवर्धन अगर इतना अच्छा काम कर रहे थे, नुपुर तो उनको हटाया क्यों गया? बताइए, ये सवाल उठा रही है राधिका। काम तो इनके हिसाब से राहुल गांधी भी बहुत अच्छा कर रहे थे, बताइएगा जरा उनको क्यों उठा दिया अध्यक्ष पद से? लेकिन वो जवाब नहीं दे पाएंगी, ना बता पाएंगी कि अध्यक्ष पद पे कौन बैठा है आजकल, कौन चुनने वाला है। मैं इनके ऊपर वो खुद इस्तीफा देके चले गए। जरूरत नहीं है। हाँ, वो भी बहुत अच्छा इस्तीफा दिया है, तब से इनके अध्यक्ष ही नहीं बन पाए, उसका भी जवाब नहीं दिया। लाखों लोग अब राम भगवान के नाम पे मोदी जी की हिम्मत नहीं बोली, मैं गलत बोल रही हूँ, सही बोल रही हूँ, मेरे अपने समय पे बोले, ऐसे अपनी थरथराहट ना दिखाए, घबराहट ना दिखाए, अपने समय पे बोले।
अब राम भगवान के नाम पे कह रही है हमने स्कैम कर दिया। बहन जी, एक प्राइवेट ट्रस्ट जिसके ऊपर ट्रेजरी बेंच का एक पैसा नहीं, कृपया बताइएगा अभी बता के कौन सी दफाएं कौन सी एक्ट के अंदर है जिसपे ये स्कैम कहा जाता है और कौन से कोर्ट कौन से थाने में मामला दर्ज है, अभी बताइएगा मुझे कौन सी दफाएं कौन से एक्ट के तहत ये मामला स्कैम कहलाएगा। ये प्राइवेट ट्रस्ट का मामला है जिसमें वाइट का एक ट्रांसफर हुआ है आरटीजीएस का, जिसमें ट्रेजरी बेंचेस किसी भी डिपार्टमेंट का कोई एक पैसा तक नहीं है, अभी बताएगा, ओपन चैलेंज है। तब तक मैं बताऊंगी कोविड की बात। हाँ भाई, बहुत ही गंदी और बहुत ही भयानक महामारी से पूरा विश्व जूझ रहा है। हाँ भाई, 1/3 मृत्यु महाराष्ट्र से हुई है। हाँ भाई, देश का सबसे ज्यादा संक्रमण महाराष्ट्र प्रदेश से आया है। हाँ भाई, 31 मई की न्यूज रिपोर्ट कहती है एक जिला महाराष्ट्र में अहमदनगर नाम का एक जिले में से 8000 बच्चे, अभी तीसरी वेव की बात ही चल रही है, 8000 बच्चे संक्रमित पाए गए हैं। लेकिन सोनिया जी संतुष्ट है क्योंकि महाराष्ट्र में कांग्रेस की कोalition सरकार है कि 22 शवों को कूड़ेदान के थैले में बांध के एम्बुलेंस में ठूस के ले जाया जा रहा है। आप लोग संतुष्ट हैं। वो ये भी संतुष्ट है कि मुफ्त की टीका पंजाब के अंदर उद्योगपतियों को 200-250% के इंक्रीज रेट पे बेचा जा रहा है। आप लोग संतुष्ट हैं। राजस्थान के अंदर कैसे टीकों की बर्बादी की जाए, चाहे वो फेंके जा रहे हो चाहे वो गाड़े जा रहे हो। आप संतुष्ट है। बीड़ के अंदर, महाराष्ट्र के अंदर 8 शवों को, संक्रमित शवों को एक के ऊपर एक चिता पे जला दिया गया। आप संक्रमण की बात कर रही है तो बता दीजिएगा महाराष्ट्र में क्या कर लिया कंट्रोल करने के लिए। तीसरी बात, देखिए मैं दोबारा कहूंगी, मेरी पढ़ाई अपनी पढ़ाई अपने घर में रखिए, जरा सोनिया जी की पढ़ाई जरूर बताइएगा, साथ में राहुल जी की भी जो पढ़ाई है नहीं है भगवान जाने क्या है, उसके ऊपर भी थोड़ा सा अगर आप गौर तलब करती तो आज बिना अध्यक्ष के आपकी पार्टी नहीं चल रही होती। लेकिन हम ऐसी व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करते हैं। आज हम ये पूछना चाह रहे हैं कि आप आज ये बता दीजिएगा, जब 2013 के अंदर आप में प्याज जैसी चीज 130 रुपए किलो बिक रही थी, प्याज जैसी चीज कांग्रेस की सरकार के अधीन, तब आपने खून के आंसू रुला दिए थे लोगों को। लेकिन आप प्रेजेंट में रहती है तो मैं आपके प्रेजेंट का ही सवाल पूछ लेती हूँ, आपका अध्यक्ष शाकिर खान है कौन? जवाब दे दूं? चलिए, बहुत अच्छी बात है गिनवाई। ठीक है, ये सवाल मैं राधिका से जरूर पूछूंगा, लेकिन उससे पहले संजीव भाई, दोनों में से किसका आर्गुमेंट सबसे जबरदस्त लग रहा है बताइए, आज जज बन जाइए आप। दीपक, देखिए हमारी दोनों बहनें, दोनों शेरनियां लड़ रही हैं अपनी विचारधाराओं के साथ। बात दरअसल ये है कि दो बातें हैं कि आप कांग्रेस के कितनी भी गलतियां गिनवाइए, कांग्रेस देश में सत्ता नहीं चला रही है, ना वो देश में सरकार है उसकी, तो जवाबदेही आज उनकी नहीं हो सकती। 7 साल बाद भी अगर हम कांग्रेस से सवाल पूछते रहे तो ठीक है, वो राजनीतिक रूप से सही हो सकता है, लेकिन जनता के गले वो एक सीमा के आगे शायद बात नहीं उतरेगी। दूसरी बात, बिल्कुल प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार है और कई बहुत अच्छे कैबिनेट मंत्री नए लिए गए, जैसे वैष्णव हैं जो इतने टेक्निकली हाईली क्वालिफाइड है। बट इस सवाल से भी सरकार भाग नहीं सकती कि देखिए कैबिनेट रिशफल होते रहते हैं, लेकिन ये बहुत मेजर सर्जरी हुई है। मुझे 3-4 दशक में जितने पत्रकारिता का अनुभव, कोई हो सकता है ध्यान नहीं आ रही हो बात, लेकिन शायद पहली बार ऐसा हुआ है कि 12 सिटिंग मिनिस्टर्स एक साथ सैक हुए हैं, जिसमें से 7 कैबिनेट रैंक के थे, तो और उसके अंदर 3 तो बहुत ही महत्वपूर्ण थे। एक आपके लॉ एंड जस्टिस, बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा संजू भाई, रविशंकर प्रसाद। दूसरा आपका जो मैसेंजर था, इमेज जो पूरी छवि सरकार की, स्पोक्स पर्सन I&B का मिनिस्टर प्रकाश जावड़ेकर। और तीसरा जो जिस महामारी से जूझ रहे हैं आप, उसका जनरल हर्षवर्धन, डॉक्टर हर्षवर्धन। अगर वो तीनों हटा दिए गए तो कहीं ना कहीं कोई प्रवक्ता कुछ भी कहे, सरकार कुछ भी कहे, और उनका राइट है, अगर वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे अच्छा तो उनका रिप्लेसमेंट होना चाहिए। भाई इनाम तो मिला नहीं है उनको हटा के, तो उनका एक फेलियर तो उसमें निहित है ही, कहीं को रिप्लेस किया गया। तो डेफिनेटली थोड़े अनकंफर्टेबल सवाल है, लेकिन उसको मानना चाहिए क्या उनकी परफॉर्मेंस अब तक मार्क नहीं किया। अपना नेक्स्ट स्टेप जो है, आगे एक कदम है, वो बेहतर रखने के प्रयास में ये कैबिनेट सफल हुआ है। और जनता देखेगी, देश देखेगी आने वाले समय में कि ये वाली कैबिनेट किस तरह से परफॉर्म करती है। और जितने सच में राष्ट्रभक्त लोग होंगे उन सबका ये कामना होगी, क्योंकि सरकार हमारी है, देश की सरकार है, कि अच्छी परफॉर्म करे,
अच्छी तरक्की हो, अच्छी कोरोना मैनेजमेंट हो, सारी चीजें बेहतर हो। तो ये बट उसके लिए हमें इंतजार करना पड़ेगा। इस नई कैबिनेट पे जजमेंट हम आज नहीं दे सकते, इससे हम सिर्फ उम्मीद बांध सकते हैं। लेकिन डेफिनेटली पुरानी सरकार में जो 2 साल या 25 महीने चली, 2 साल 1 महीना, उसमें सम की परफॉर्मेंस, इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्टफोलियोज के मंत्रियों को हटाना और बिल्कुल समरी ढंग से हटाना, जिनके 2-2, 3-3 घंटे पहले इस्तीफे हुए, कल झड़ी लगी जो दोपहर तीसरे पहर के बाद शपथ ग्रहण तक, वो क्लियरली इस बात का मैसेज है कि वो उस तरह से काम नहीं कर रहे थे जिस तरह से प्रधानमंत्री चाह रही थी। उनकी अपेक्षाओं पे खरे नहीं उतर रहे थे, और अगर खरे नहीं उतर रहे थे तो आपकी इसी बात को मैं आगे ले जाऊंगा, लेकिन इस वक्त मेरी एक दर्शक अंजलि नोएडा से जुड़ चुके हैं। संजय भाई, आपके इसी सवाल को पूछूंगा कि क्या जरूरत पड़ी कि आपने 4 हेवी वेट जो सरकार के चेहरे थे, जो सरकार की बातों को जनता तक पहुंचाते थे, वो जनरल जो कोरोना से लड़ रहा था, उसको क्यों उठाया? वाजिब सवाल है। लेकिन उससे पहले अंजलि नोएडा से मेरी एक दर्शक जुड़ गई हैं। अंजलि, क्या कहेंगी इस कैबिनेट विस्तार के बारे में? क्या आपको लगता है कोरोना की तीसरी लहर से लड़ पाएगी ये कैबिनेट, मोदी जी की जो नई कैबिनेट है? हाँ सर, इसके लिए पहले तो बहुत धन्यवाद मुझे शो पे बुलाने के लिए। और मैं जो अभी नई कैबिनेट बनी है, इससे हम लोग, जैसी बात है अभी जो मेंशन किया गया कि हम इन पे जजमेंट फिलहाल पास नहीं कर सकते, इनसे केवल उम्मीदें रख सकते हैं कि अभी तक हमने जो पॉलिसी पैरालिसिस देखी, चाहे वो जीनोम सीक्वेंस, जो न्यू स्ट्रेन की जीनोम सीक्वेंसिंग में देरी की गई थी, या वैक्सीन की दूसरे देशों में ऑर्डर प्लेस करने की देरी की गई थी, ऑक्सीजन और रेमडेसिविर जैसे मेडिसिन, इंपॉर्टेंट मेडिसिन हैं, या फिर हॉस्पिटल स्टाफ्स पे जो अलग अलग डॉक्टर्स हैं उनके प्रोटेक्शन में जो कमी की गई थी, इन सारे में किस तरीके की बदलाव आएगी। और जो अभी मेंशन भी किया गया था कैबिनेट ब्रीफिंग में कि हम लोग बच्चों पे जो हमारे नए हेल्थ मिनिस्टर हैं, उन्होंने बताया कि हम लोग बच्चों पे ज्यादा ध्यान देना चाहते हैं, उनको कोविड से बचाना चाहते हैं। उसके लिए फिर 23,000 करोड़ रुपए का पैकेज भी दिया गया, आर्थिक पैकेज जो अभी अनाउंस किया गया है, लास्ट ईयर भी एक अनाउंस हुआ था। तो उस पे मैं यही पूछना चाहूंगी, और यही उम्मीद है मेरी, अभी जो नई कैबिनेट बनी है, जो नई कही जा रही है कि बहुत स्ट्रांग है, और 36 नई एंट्री की गई है, 12 लोग रिजाइन किए, 12 लोगों ने रेजिग्नेशन दिया है, 7 लोगों को प्रमोशन मिला है। तो मैं इनसे मेरी यही उम्मीद रहेगी कि अगर ऑब्वियसली इसमें एक दिखता है कि कहीं ना कहीं तो फेल हुई होगी, क्योंकि अगर इतने अच्छे तरीके से काम किया जा रहा था, हर्षवर्धन जी ने मार्च में ही अनाउंस कर दिया था इंडिया को कोरोना फ्री, लेकिन 31 मार्च को ही देखा गया कि सेकेंड वेव शुरू हो गया है। लेकिन तो यहाँ पे कहीं ना कहीं पॉलिसी पैरालिसिस दिखती है। तो अब इस कैबिनेट से यही उम्मीद रहेगी कि जो गलतियां पहले हुई हैं, अच्छा, उनको सुधारा जाए। जी हाँ जी, गलतियां जो हुई है सुधारा जाए। बहुत सुंदर बोलती है अंजलि, और बहुत स्ट्रांग फैक्ट्स है आपके पास। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। सीधे चलता हूं राधिका के पास। राधिका, आपका सवाल, क्या आप एग्री करती है अंजलि से? और फिर इसका जवाब नुपुर से लेंगे फाइनल। बिल्कुल बिल्कुल, इस बात पे मैं अग्री करती हूँ। लेकिन नुपुर जी, आप इतना नाराज क्यों रही है? मैंने तो आपकी पढ़ाई के ऊपर अच्छा ही कहा था कि आप मुझसे ज्यादा पढ़ी लिखी है। आप मेरे पे पर्सनल रिमार्क तब से मार रही थी कि रामायण जैसी हंसी, ये हंसी, वो हंसी। मैंने तो आपको आपकी तारीफ ही करी। अब यहाँ पे तारीफ करना भी बीजेपी वालों को अगर दुख दे जाता है तो देखिए, अब मैं इसमें कुछ नहीं कर सकती। दूसरी बात, मैंने अपनी बात में शुरुआत में यही कहा था दीपक जी कि कैबिनेट जो आई है, जैसे सुरजेवाला जी की भी आपने बात चलाई, हम सबको बधाई देते हैं। लेकिन सवाल ये है कि जो नई कैबिनेट आई है, क्या वो सक्षम रहेगी, और क्या पहली वाली फेल हुई है? जिस महामारी का प्रबंधन नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के माध्यम से किया जा रहा था, उसके चेयरमैन स्वयं प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। क्या वो भी अपना गैर जिम्मेदाराना व्यवहार की जिम्मेदारी लेंगे? इस्तीफा देने का दम है, इनके अंदर हिम्मत है? देखिए, हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष थे राहुल गांधी जी, उन्होंने कहा कि मेरे अगुवाई में आप चुनाव हारे, मैं इस्तीफा देता हूं, किसी और को राष्ट्रीय अध्यक्ष बनना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री मोदी जी ये कह सकते हैं और जिम्मेदारी ले सकते हैं कि लाखों मेरे भाई बहनों की जान चली गई, मैं इस्तीफा देता हूं जिम्मेदारी लेके, 7 साल बाद भी मैं ऐसे देश को हॉस्पिटल्स, ऐसी चीजें नहीं बना पाया, और मैंने पहले ही आके बोल दिया कि हम कोरोना से जीत चुके हैं। और उसके बाद सेकेंड वेव आई, जब लोग मर रहे थे, लाशें गंगा मैया में तैर रही थी, तो मैं बंगाल में जाके लोगों की भीड़ गिन रहा था। अकेले सिर्फ स्वास्थ्य मंत्री की बलि का बकरा बना दिया जाएगा और अपना पल्ला झाड़ दिया जाएगा? क्या प्रधानमंत्री जी की कोई जिम्मेदारी नहीं थी? वो सुप्रीम लीडर है,
मेरे भी प्रधानमंत्री हैं और मैं बहुत गर्वान्वित महसूस करूंगी अगर मेरे देश के प्रधानमंत्री में इतनी हिम्मत होगी कि अपनी गलती माने और माने कि हाँ यहाँ पे मेरी कमी रही, क्योंकि जब तक आप अपनी कमी नहीं पहचानेंगे दीपक जी तब तक आप सुधार नहीं कर सकते। और मैं फिर बोलती हूँ, आई एम प्राउड कि मैं उस पार्टी से आती हूँ जहाँ पे मेरे नेता को, सबसे शीर्ष नेतृत्व को, राहुल जी के अंदर इतनी हिम्मत थी कि अगर वो चुनाव उनके अंदर हम हारे, जबकि एक भी कार्यकर्ता, एक भी नेता ऐसा नहीं चाहता था कि वो इस्तीफा दे, उन्होंने आगे आके जिम्मेदारी ली और इस्तीफा दिया। देश के लीडर है प्रधानमंत्री जी, सुप्रीम अच्छा लीडर। राधिका, देश के एक सवाल का जवाब दीजिए। जी, मैं एक सवाल का जवाब चाहता हूं। कल रणदीप भाई ने ट्वीट किया कि जब इंजन में गड़बड़ी हो तो डब्बे बदलने से क्या होगा। क्या ट्वीट उन्होंने कांग्रेस पार्टी के बारे में किया था? नहीं, ये बिल्कुल इसी बात पे हुआ था कि गड़बड़ी इंजन में है। इस देश की जो कैबिनेट है, वो जो ट्रेन है, उसके इंजन कौन है? स्वयं प्रधानमंत्री मोदी जी। जब हम एक पपेट का खेल देखने जाते हैं, जो पपेटियर होता है, जो वो हमें खेल दिखाता है, सारे पपेट के धागे उनके हाथ में होते हैं। कैसे वो पपेट इधर जाएगा उधर जाएगा, वो पपेटियर के हाथ में होता है। और हम ये भी जानते हैं कि जितने भी मंत्री हैं उनके अंदर इतनी भी उनको पावर नहीं दी गई है कि वो अपना ओएसडी या अपना पीएबी डिसाइड कर सके। वो पपेटियर ही है मोदी जी, जो डिसाइड कर रहे हैं कौन लेफ्ट जाएगा राइट जाएगा। जब वो कहते हैं उनके आदेश से हमारे स्वास्थ्य मंत्री अस्पताल का इंतजाम करने की जगह ट्विटर मंत्री, ट्रोल मंत्री बने हुए थे, तो पपेटियर को ही चेंज करना पड़ेगा। मैं जवाब दे सकती हूँ दीपक जी? पपेटियर को चेंज कर दे। नुपुर जी ये बताइए, इनका कहना है कि भाई हमारे इंजन में कोई गड़बड़ी नहीं, सब गड़बड़ी आपके इंजन में है, डब्बे तो आपने बदल दिए, इंजन क्यों नहीं बदला? देखिए, हमारे देश के अंदर पहली बार डायरेक्टली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर बैठे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, भली भांति समझते हैं, वो काम करते हैं। जिम्मेदारी लेने की बात आई तो जरा इतना बता दीजिएगा, टीकाकरण बेचने के लिए, मुफ्त के टीकाकरण प्राइवेटली बेचने के लिए पंजाब के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया। ध्यान दीजिएगा कि स्वास्थ्य एक राज्य सब्जेक्ट भी है। क्या 1/3 संक्रमण और सबसे ज्यादा मृत्यु के लिए आपके महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? आप बताइएगा। क्या राजस्थान में टीके बर्बादी होने के लिए आपके राजस्थान के मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया? चलिए सब छोड़िए, पपेटियरिंग की बात हुई, कठपुतली की। देखिए दीपक जी, इससे मुझे बहुत ध्यान आया, आज द बक स्टॉप्स हियर विद द प्राइम मिनिस्टर, जो डायरेक्टली डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लोकसभा में और उत्तर प्रदेश से ही है। जरा मैं पूछना चाहती हूँ, क्या इतनी जो जलन है, इतनी मचलता है, और इसीलिए है क्या कांग्रेस पार्टी को? क्योंकि अब वो सरकार नहीं है जो प्रधानमंत्री तो कोई और, लेकिन जवाबदेही 10 जनपद पे। क्या इनको इसलिए इतनी इरिटेशन है क्योंकि अब वो सरकार नहीं है कि सरकार में कौन सा मंत्री किस गद्दी पे बैठेगा, किस पोर्टफोलियो के साथ पे बैठेगा? ये प्रधानमंत्री और कैबिनेट और सीनियर लीडरशिप का निर्णय होता है। किसी को आंखों आंख कानों कान खबर तक नहीं होती। लेकिन वही कांग्रेस यूपीए की सरकार के दौरान दलाल और चंद पत्रकार, देखिए कैसे हंसी, कहीं ना कहीं कमीशन तो नहीं आई, दलाल और चंद पत्रकार आपस में रेडियो पे बात करके, मैं बात कर लूं अपनी प्लीज, हंसी तो आपको इस बात पे आई ना कि आपके सारे मंत्रीगण एक पत्रकार और एक दलाल ने फोन पे बात करके डिस्कस करके बना लिए थे। मतलब कठपुतली, मतलब यूपीए कांग्रेस की सरकार केवल एक कठपुतली थी दलालों के हाथ की। आप इस बात पे हंसी हैं, मैं तो आपसे ही सवाल पूछ रही हूँ। ये तो सार्वजनिक बात है कि कांग्रेस और यूपीए की सरकार के अधीन मंत्री जो बने थे, कौन से पद पे बैठेंगे, किस पोर्टफोलियो पे बैठेंगे, क्या उनको कार्यकाल मिलेगा, क्या जिम्मा मिलेगा, ये निर्णय तो चंद पत्रकार और दलालों के बीच के बातचीत की मोहताज रह गई थी। आज की सरकार अलग है, काम करना भी पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी रहेगी, बट विल स्टॉप एट द प्राइम मिनिस्टर्स डेस्क, नॉट एट अ नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल नॉन मिनिस्टरियल वर्थ होल्डिंग 10 JP। ये जरूर ध्यान दीजिएगा और इसके बारे में जरा जवाब भी दीजिएगा। जी नुपुर जी, मेरे को ठीक है। अब अच्छा, आप दोनों का वक्त हो गया है, 9 बजे आप दोनों मुझसे हटने वाले हैं, नए प्रवक्ता जुड़ने वाले। मैं और दोनों को मौका नहीं दूंगा क्योंकि 9 बज गए हैं। लेकिन संजू भाई से एक सवाल बनता है। संजू भाई बताइए, यहाँ हार्ड वर्किंग और हार्डली वर्किंग के बीच युद्ध है, आप बताइए कौन हार्ड वर्किंग है और कौन हार्डली वर्किंग? दोनों पार्टियों की बात कर रहा हूं मैं। दीपक, बड़ी क्लियरली बात जो मैंने पहले कही थी कि द बक स्टॉप्स विद द प्राइम मिनिस्टर, और आज की तारीख में जवाबदेही इस सरकार की है। 7 साल से वो सरकार चला रहे हैं। जितने भी प्रश्न होंगे, हम जितना पीछे जाएंगे, कांग्रेस का उपहास करेंगे, तो कांग्रेस तो उपहास की स्थिति में है, तभी तो 50 के आंकड़े के आसपास सिमटी हुई है। कांग्रेस के अंदर जितने अंतर विरोध हैं, तभी तो कांग्रेस आज राजनीतिक हाशिए पे है। लेकिन सवाल उठेंगे
इस सरकार के कार्यशैली पे, इस सरकार की परफॉर्मेंस पे जनता उसकी रिपोर्ट कार्ड जाएगी। और आज कोई भी जो व्यक्ति होगा वो इसी सरकार से सवाल जवाब करेगा। कांग्रेस से सवाल जवाब करने का काम राजनीतिक हो सकता है और बीजेपी के नेता करें, वो उनका अधिकार है, बट जनता को इंटरेस्ट नहीं है अब 7 साल पुरानी बातें और उनसे सवाल पूछने में, नो इंटरेस्ट। और जब देश की बात चल रही है तो अलग अलग स्टेट्स की बात करना ठीक है, अगेन वो भी पॉलिटिकल बात है और कहीं पे सही भी है, बट असल में अकाउंटेबिलिटी, जवाबदेही सरकार की। और पिछले कुछ महीनों में इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार का आभा मंडल थोड़ा धूमिल पड़ा है और ये पूरी कैबिनेट रीशफल की एक्सरसाइज वापस से अपनी जगह को, खोए हुए स्थान को प्राप्त करने का एक प्रयास है। अब वो कैसा, कितना कारगर साबित होता है ये आने वाले हफ्तों महीनों में हमें पता पड़ेगा। ठीक है, अब मेरे साथ नया पैनल जुड़ेगा भारतीय जनता पार्टी से। गुरु प्रकाश जी जुड़ गए। और गुरु प्रकाश जी, संजीव जी का बहुत सीधा सवाल है और संजीव जी आप जुड़े रहिए थोड़ी देर और मेरे साथ। गुरु प्रकाश जी से इसका जवाब लेते हैं। गुरु प्रकाश जी, क्या आप मानते हैं कि सरकार का आभा मंडल कोरोना की दूसरी लहर के बाद थोड़ा कमजोर हुआ है? संजीव जी का यह सवाल है और सवाल वाजिब भी है। देखिए दीपक जी, सबसे पहले हमें यह समझने की आवश्यकता है कि एक अप्रत्याशित संकट था, एक अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस था। तो मुझे लगता है कि इस क्राइसिस में भी कोई अगर इस आपदा में अवसर निकाल ले तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है और ये बहुत बड़ी विडंबना है। लेकिन इस चुनौती के बावजूद भी जिस युद्ध स्तर पे काम किया गया है, और ये मैं नहीं बता रहा हूं, ये आंकड़े बताते हैं कि भाई पीपी किट को लेकर के क्या स्थिति थी, टेस्टिंग सेंटर को लेकर के क्या स्थिति थी, वैक्सीनेशन भारत में सबसे तेज गति से हो रहा है। और ये हम लोग नहीं बोल रहे हैं, हम लोगों की बात शायद आप ना स्वीकारें तो ये इंटरनेशनल एजेंसीज भी बोल रही हैं, ये WHO भी बोल रहा है, ये UNO भी बोल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो स्केल और मैग्नीट्यूड पे हम लोगों ने वैक्सीनेशन हो, टेस्टिंग सेंटर हो, इसको लागू किया है। और सिर्फ यही नहीं, इसके साथ साथ फाइनेंशियल पैकेज आप देख लीजिए, लगातार आत्मनिर्भर पैकेज का भी अनाउंसमेंट हुआ, अभी कुछ दिन पहले वित्त मंत्री ने एक पैकेज अनाउंस किया है। इसके साथ साथ हमारे जो वंचित तबके के लोग हैं उन तक भी ये राशन पहुंचे और कोई भी भूखे पेट रात को बेड पे ना जाए, रात को सोने ना जाए। 81 करोड़ लोगों तक पिछले साल भी नवंबर के महीने पे पूरा राशन भेजा गया। इस बार भी प्रधानमंत्री जी ने सुनिश्चित किया कि भी पूरा राशन दिया जाए। वन नेशन वन राशन कार्ड के माध्यम से जो हमारे प्रवासी श्रमिक भाई मान लीजिए बिहार से दिल्ली काम करने जाते हैं तो वहां भी लाभ ले पाए, यहां भी लाभ ले पाए। तो मुझे लगता नहीं है कि भारत की जनता को आप लोग बरगला सकते हैं। देश की 135 करोड़ लोगों को भरोसा है हमारी निष्ठा पे, भरोसा है हमारे नेतृत्व पे, और लगातार उन्होंने देखा है, समझा है। हाँ जरूर ये क्राइसिस थी, ये चुनौती थी, लेकिन इस चुनौती से इससे बेहतर तरीके से शायद नहीं निपटा जा सकता था। इसलिए जो लोग आलोचना करेंगे वो आलोचना करें, उनका स्वागत है, लेकिन ऐसा मौका है जब हमें समन्वय से और सहयोग से साथ आकर के काम करने की आवश्यकता है। दीपक जी ठीक है, सीधे मुकेश शर्मा जी के पास चलता हूं, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और दिल्ली कांग्रेस के कद्दावर नेता मुकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुकेश जी कह रहे हैं अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस थी दूसरी लहर और ऐसे में सरकार ने बहुत बेहतरीन तरीके से निपटा है। साथ ही साथ 81 करोड़ लोगों को अनाज दे रहे हैं नवंबर तक फ्री। क्या आप मानते हैं क्या 81 करोड़ लोगों तक अनाज पहुंच रहा है? हेलो जी, मेरा सवाल है कि क्या दूसरी लहर से अच्छे से निपटा है सरकार ने? और दूसरा सवाल, मुकेश जी आवाज आ रही है मेरी? आवाज कम आ रही है, मुझे आवाज नहीं आ रही है। ठीक है, मुकेश जी का कनेक्शन ठीक करते हैं, तब तक संजीव जी के पास चलते हैं। संजीव जी बताइए, इनका कहना है अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस थी लेकिन सरकार ने फिर भी बहुत बेहतर तरीके से निपटा है। आप एग्री करेंगे गुरु प्रकाश जी से? इसमें कोई शक नहीं है कि अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस थी और आज हम सरकार की कितनी भी आलोचना करें हाइंडसाइट में, पीछे मुड़ के देखकर, लेकिन ज्यादातर देश, सत्तारूढ़ पार्टी, विपक्ष, ज्यादातर पत्रकार, ज्यादातर एक्सपर्ट्स सब एक तरह से तैयार नहीं थे इस जबरदस्त तरीके से दूसरी लहर आएगी, ऐसा आभास नहीं था, चाहे कुछ लोगों को दिख। लेकिन उनकी बात में, बीजेपी प्रवक्ता साहब की बात में विरोधाभास जरूर है। अगर उनकी सरकार ने बेहतरीन प्रदर्शन किया तो उस बेहतरीन प्रदर्शन का जिसको हार पहनाना चाहिए था, जिसको पुष्पमालाएं पहना के उसके अभिनंदन किया जाना चाहिए था, उस स्वास्थ्य मंत्री को हटा क्यों दिया गया?
दीपक जी मैं बताना चाहता हूं, ठीक है, यही सवाल है तो गुरु प्रकाश जी से। गुरु प्रकाश जी बताइए, जिसने बेहतरीन प्रदर्शन किया उस स्वास्थ्य मंत्री को हटा क्यों दिया आपने? संजीव जी भी मान रहे कि अनप्रेसिडेंटेड क्राइसिस थी, सरकार ने निपटा उससे, किसी को आशंका नहीं थी। अरे सवाल ही नहीं खड़ा होता है, सवाल ही नहीं खड़ा होता है। इन दो चीजों को नेसेसरीली साथ में जोड़ करके देखने की क्या आवश्यकता है? अंग्रेजी में बहुत सरल कहावत है दीपक जी, चेंज अलोन इज चेंजलेस, परिवर्तन ही अपरिवर्तनीय है। तो अगर पार्टी संगठन दूसरी पीढ़ी के नेताओं को खड़ा कर रही है, सेकेंड जनरेशन ऑफ लीडरशिप को खड़ा कर रही है, अब आने वाले समय में मुझ जैसे 32 साल की युवा को पार्टी ने मौका दिया कि भाई आप जाकर के राष्ट्रीय प्रवक्ता बनिए, तो इसमें बुराई क्या है? आखिरकार पुराने लोग, ठीक है, पुराने लोगों का अनुभव का लाभ उठाया जाएगा, उनको संगठन में बैठाया जाएगा, लेकिन जानबूझ करके इस कैबिनेट रिशफल को स्वास्थ्य मंत्रालय को और कोविड से जोड़ करके देखना, मैं इसको इनअप्रोप्रिएट मानता हूं और इसको मैं गलत मानता हूं। देखिए, ये जानबूझ करके इसलिए कहा जा रहा है कि ये बहुत बड़ा तबका है जिसको आपत्ति है, मैं स्पष्ट बोल रहा हूं, जिसको आपत्ति है कि आखिरकार 12 लोग अनुसूचित जाति से, 8 लोग अनुसूचित जनजाति से, 27 ओबीसी से, 11 महिलाएं से, वो त्रिपुरा जहां से आज तक कोई कैबिनेट में नहीं आया था, वो नॉर्थ ईस्ट जहां से आज तक कोई विदेश मंत्री बना ही नहीं था, तो मुझे लगता है बहुत लोगों को ये बात पच नहीं रही है। 2014 उससे पहले कुछ लोगों की मठाधीशी थी, तब लोगों को बहुत आनंद आता था, लेकिन 2014 के बाद सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, तो जो कैबिनेट रिशफल हुआ है ये सबका साथ दर्शाता है। और मुझे नहीं पता है क्या दिक्कत होती है। दिक्कत दीपक जी ये है कि 2014 के पहले कुछ एक दो पत्रकार, तथाकथित वरिष्ठ पत्रकार, तथाकथित बुद्धिजीवी, वो बैठ करके आपस में विभागों का बंटवारा कर लिया करते थे। अब किसी को कानो कान खबर नहीं लग रही है, देश के पिछड़े वर्गों तक उनको शासन और प्रशासन में भागीदारी मिल रही है, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द होना स्वाभाविक है। जहां तक भाई साहब का प्रश्न है, मुझे लगता है कि परिवर्तन ही अपरिवर्तनीय है, चेंज अलोन इज चेंजलेस। जब तक आप पुराने खेप को हटाएंगे नहीं तो नया खेप आगे कैसे आएगा? वो चाहे संगठन हो चाहे सरकार हो। अभी मैं देख रहा था भारतीय जनता पार्टी ने तमिलनाडु में प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया है कि अन्नामलाई जी को, तो अब आप बोलेंगे कि भाई पुराने लोग ही रहते, तो नया फ्रेश ब्लड, फ्रेश विजन, फ्रेश इमेजिनेशन, एनर्जी, इंथुजियाज्म, एक्सपीरियंस और एक्सपर्टीज, इन चारों चीजों की जरूरत है। ठीक है, मुकेश शर्मा जी के पास चलते हैं। मुकेश शर्मा जी, उनका कहना है हर्षवर्धन जी ने बेहतरीन काम किया था, लेकिन नई पीढ़ी को आगे लाना है, इसलिए नई पीढ़ी को मौका दिया गया है। उनकी असफलता नहीं थी, लेकिन नई पीढ़ी को मौका देने के लिए परिवर्तन किया है। आप क्या बीजेपी प्रवक्ता के इस तर्क से सहमत है? मैं दीपक जी पहले तो आपका धन्यवाद करता हूं कि आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, कम से कम आज हिंदू मुस्लिम से बाहर निकलकर ये सकारात्मक डिबेट करवा रहे हैं आप, आपका धन्यवाद, आपको सैल्यूट। मैं एक बात बड़े अदब के साथ कहना चाहता हूं, हर्षवर्धन जी मेरे साथ 15 साल विधायक रहे दिल्ली विधानसभा में। मुझे भाजपा के प्रवक्ता से और प्रधानमंत्री जी से एक सवाल पूछना है कि यदि हर्षवर्धन जी, पूरी सरकार कहती रही कि सरकार ने कोरोना में बहुत अच्छा काम किया, नड्डा जी भी कहते हैं काम किया है, तो हर्षवर्धन जी को जिस तरीके से बेइज्जत कर मंत्रिमंडल से निकाला गया है, या तो सरकार इस बात को एक्सेप्ट करे कि कोरोना काल में सरकार पूरे तरीके से फेल रही है, जो गंगा किनारे लाशों के अंबार लगे हुए थे वो सरकार का निकम्मापन था, लोगों को दवाई, बेड और ऑक्सीजन नहीं मिला, उसके लिए सरकार जिम्मेदार थी, और वो सारा ठीकरा केवल एक आदमी को, प्रधानमंत्री जी को बचाने के लिए डॉक्टर हर्षवर्धन पर वो ठीकरा फोड़ दिया गया। मैं दूसरा सवाल ये करना चाहता हूं कि आप दीपक जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप मेरे भाई की तरह हैं, मैं आपको आज कहना चाहता हूं बड़े अदब के साथ, जिम्मेदारी के साथ, क्योंकि आप भक्त नहीं हैं, आप पत्रकार, आप अंधभक्त नहीं हैं, आप अपने टेलीविजन चैनल पर एक पोल करवाएं। इस देश की मांग है कि देश के प्रधानमंत्री बदले, ना कि मंत्रियों को बदलने की जरूरत थी। आज देश प्रधानमंत्री को बदलने की मांग कर रहा है, जिस प्रधानमंत्री की वजह से आज पेट्रोल के दाम आसमान में चले गए हैं, जिस प्रधानमंत्री की वजह से आज डीजल के दाम आसमान में चले गए हैं। और अगर हर्षवर्धन अच्छा काम कर रहे थे तो अशोक प्रधान जो पेट्रोलियम मिनिस्टर थे, जिन्होंने आज आसमान के अंदर पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ा दिए, नए मंत्री साहब ने भी दिल्ली को सीएनजी और पीएनजी देश को रेट बढ़ाकर जो आज नए मंत्रिमंडल ने तोहफा दिया है, उसके लिए धन्यवाद करना चाहता हूं मोदी साहब आपका। सवाल इस बात का है कि आपने धर्मेंद्र प्रधान को शिक्षा मंत्री लगा दिया, इसका मतलब शिक्षा को भी आप
गरीबों की पहुंच से दूर करना चाहते हैं। आखिर आप चाहते क्या हैं? अरे जनाबे अली, आज इंजन को बदलने की जरूरत थी, ठीक है, आपने डब्बे बदल दिए। आप एक प्रधानमंत्री की नाकामी को छिपाने के लिए, ठीक है, सीधे यही सवाल गुरु प्रकाश जी से पूछते हैं। गुरु प्रकाश जी बताइए, प्रधानमंत्री को बचाने के लिए आपने बेइज्जत करके डॉक्टर हर्षवर्धन को निकाल दिया, यह कहना है मुकेश शर्मा जी का, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता का। मुकेश जी जवाब ले लेते हैं आपके सवाल का। जैसे आदमी को जलील कर दिया है। नहीं देखिए मुकेश जी, जरा सुन लीजिए मुकेश जी, आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, और आपको हम लोग बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, बहुत ही गंभीरता पूर्वक सुन रहे थे। आमतौर पे आप संवेदनशील बातें करते हैं, लेकिन आज सतही बातें लग रही हैं आपके शब्दों से मुझे। हर्षवर्धन जी से ये आपका अचानक ये जो प्यार जागा है, इसके पीछे का क्या कारण है हमको समझ में आ रहा है। आप प्रधानमंत्री बदलने की बात करते हैं, भाई 135 करोड़ लोगों, 135 करोड़। अब आप बीच में बोले मैं आपसे युवा हूँ, मैं आपसे बेहतर चिल्ला सकता हूँ, लेकिन मैं चिल्लाऊंगा नहीं। मैं आपसे कम उम्र का हूँ, लेकिन मैं चिल्लाऊंगा नहीं, क्योंकि मैं आपका आदर करता हूँ। मैं आपसे कम उम्र का हूँ, लेकिन मैं बीच में हस्तक्षेप भी नहीं करूंगा, ना मैं चिल्लाऊंगा, क्योंकि मैं आपका आदर करता हूँ। मैं नहीं चिल्लाऊंगा, ना मैं बीच में आपको डिस्टर्ब करूंगा, क्योंकि मैं आपका आदर करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनिए, जरा सुनने का भी धैर्य रखिए सर। यही दिक्कत है आपके संगठन के साथ, आप लोग आत्ममंथन नहीं करते, बीच में हस्तक्षेप करते हैं। भाई पूरा देश देख रहा है मुकेश जी, आप वरिष्ठ नेता है, हम लोग आपका बहुत आदर करते हैं। तो हर्षवर्धन जी के प्रति जो आपका ये प्रेम जागा है, ये पूरा देश देख रहा है। कर लीजिए आप दीपक जी डिबेट करने के मूड में नहीं है, लड़ने के मूड में आए। मैं इनसे युवा हूं, मैं बेहतर चिल्ला सकता हूं, लेकिन मैं चिल्लाऊंगा नहीं, क्योंकि मेरे संस्कार ऐसे नहीं। अच्छा मुकेश भाई सुन लीजिए ना, गुरु प्रकाश जी का तर्क सुन लीजिए, मैं फिर आपके पास आऊंगा। सारा देश ये कह रहा है नरेंद्र मोदी जी ने पूरी सरकार का अपहरण कर रखा है, सारे मंत्री रबर की स्टैंप हैं, जो आपने हेल्थ मिनिस्टर बनाया है वो अपने ट्वीट डिलीट करते घूम रहा है, सोशल मीडिया पर फजीयत हो रही है। आप आखिर इस देश को ले जाना कहां चाहते हैं? हो गया सर आपका, अब मैं बोल लूं, अब मेरी बारी अगर आपकी आ गया हो तो। धन्यवाद सर। देखिए ऐसा है कि जानबूझ हाँ बिल्कुल मुकेश भाई बोलने दीजिए, गुरु प्रकाश जी को बोलने दीजिए, जवाब देने दीजिए। नहीं देखिए ऐसा है दीपक जी की यहाँ पे विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी, देखिए ऐसा है कि विश्व की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी का हम प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। 18 करोड़ लोग मुझे देख रहे हैं, और 18 करोड़ लोगों का मैं संस्कार ऐसे नहीं दिखा सकता हूँ। हमें विनम्र होना हमारी आवश्यकता है, हम विनम्र होना हमारा संस्कार है। आप बोलते रहिए, मैं नहीं बोलूंगा, आप बोलते रहिए। ये दीपक जी ऐसे नहीं होता है। हम लोग आते हैं, हम लोग तर्क के आधार पे आते हैं, तथ्यों के आधार पे आते हैं। आप लगातार बोल रहे हैं, आप बोलते रहिए, आपका आदर करते हैं, हम सम्मान करते हैं, आपको बोलने का मौका दिया था, आप फिर बोल रहे हैं। आप जरा थोड़ा धैर्य रखिए, थोड़ा गंभीरता का परिचय दीजिए। बार बार आप ये कहते हैं प्रधानमंत्री जी के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते हैं। अरे भाई, जिस पार्टी ने 2019 के बाद अपने पूर्णकालिक अध्यक्ष का चुनाव नहीं कर पाए हो, आप लोग ये नहीं तय कर पाए हैं कि इस पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। कोई फुल टाइम प्रेसिडेंट नहीं है, कोई फुल टाइम पॉलिटिकल पार्टी का प्रेसिडेंट नहीं है, और ये आकर के हमें सीख दे रहे हैं। आप हमें सीख दे रहे हैं, आप जानबूझ करके कोरोना की राजनीति करते हैं, आप जानबूझ करके लाशों की राजनीति करते हैं। प्रधानमंत्री कांग्रेस पार्टी के नहीं है, यही आपका स्वभाव है, यही आपका स्वभाव है। आप लाशों पर राजनीति करेंगे, मैं आराम से नहीं, आप कांग्रेस का प्रधानमंत्री थोड़ी ना है देश में, आपका प्रधानमंत्री आपकी पार्टी का में डाल दिया है, दुनिया में डंका बज रहा है फेलियर का आपकी। ठीक है, अच्छा प्लीज दोनों से रिक्वेस्ट है, एक एक करके राहुल देव जी, संगीत रागी जी और विवेक श्रीवास्तव जी मेरे साथ जुड़ गए। मुकेश भाई उनको कंप्लीट करने दीजिए, 30 सेकंड और गुरु प्रकाश जी। नहीं आप मुझसे क्यों रिक्वेस्ट करें दीपक जी, आप मुझसे रिक्वेस्ट करिए ना, मैं तो शांतिपूर्वक सुन रहा था। उनसे रिक्वेस्ट करना चाहिए आपको, आप मुझसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं। उनसे ही करा, मुकेश भाई से रिक्वेस्ट किया मैंने। हाँ, जो पार्टी पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है, मेरे पास भी आर्गुमेंट था, मैं बोल सकता था। कांग्रेस पे क्यों चले जाते हैं बार-बार, आप अपना रिपोर्ट कार्ड की बात करिए। सेकेंड वेव में सबसे ज्यादा मौत महाराष्ट्र में हुई है, और महाराष्ट्र में किसकी सरकार है हम जानते हैं। महाराष्ट्र में किसकी सरकार है हम जानते हैं, उसकी जिम्मेदार मोदी सरकार है। आपके खिलाफ चिल्लाते रहिए। थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा पानी पीजिए मुकेश जी, थोड़ा पानी पीजिए, थोड़ा पानी पीजिए मुकेश जी, थोड़ा पानी पीजिए आप, ये लीजिए पानी पीजिए, थोड़ा पानी पीजिए, आपका रक्त बढ़ जाएगा, थोड़ा ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा आपका।
आप जाइए अपने अध्यक्ष को चुनिए। महाराष्ट्र में 1 तिहाई मौतें हुई थी, महाराष्ट्र में 1 तिहाई मौतें हुई थी, कौन जिम्मेवार है उसके लिए? महाराष्ट्र में मौतों के लिए कौन जिम्मेवार है? बंद करो। मुकेश भाई ये तो सच है, आपकी पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। मुकेश भाई ये तो सच है, आपकी पार्टी अपना अध्यक्ष नहीं चुन पा रही है। कम से कम मोदी जी में मंत्रिमंडल बदलने का मादा तो है। प्रधानमंत्री मोदी की बात करिए ना, और बीजेपी अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करे। बार बार डिस्कशन कांग्रेस पे क्यों चला जाता है? अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करें, रिपोर्ट कार्ड पेश करें। नरेंद्र मोदी जी का रिपोर्ट कार्ड 0 है, 0। इस देश अच्छा, मैं सबको रोक रहा हूँ, विवेक श्रीवास्तव के पास जाऊंगा। उनके पेट में दर्द है आज। शालिनी शर्मा मेरी एक दर्शक जयपुर से जुड़ गई है। शालिनी क्या कहेंगी? नमस्कार दीपक जी। क्या नई टीम मोदी कोरोना के संकट से जूझ पाएगी? नमस्कार दीपक जी, थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे बुलाया। मैं अपने सारे पैनलिस्ट को भी नमस्कार कहना चाहती हूँ, और जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं उन सबको मेरा नमस्कार। अब ये मैं सबकी बातें सुन रही थी। अब आप बताइए कि अगर आपने कैबिनेट में फेरबदल किया है तो लोग इससे नाराज हैं कि भाई क्यों फेरबदल किया? अगर फेरबदल नहीं करते तो नाराज होते हैं क्यों नहीं किया? एक चीज है कि चेंज इज द ओनली थिंग विच इज कांस्टेंट। आपको हर टाइम परिवर्तन करना पड़ेगा, परिवर्तन ही सच्चाई है, असलियत है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि हर्षवर्धन जी गलत थे, इसका ये मतलब नहीं कि वो नाकामयाब थे, इसका ये मतलब नहीं कि वो फेलियर थे जी। कोई स्पोर्ट्स के अंदर हमारी क्रिकेट टीम में बाहर जाते हैं और वो नहीं रन बना पाते किसी भी रीजन के कारण, तो चेंज कर देते हैं। इसका ये मतलब है उनको हमने इंडियन क्रिकेट टीम के इतिहास से निकाल दिया? जी नहीं, उसका ये मतलब नहीं होता। आप मनसुख जी को भी तो चांस दो। अभी तो 3rd वेव आने वाली है अगस्त के अंदर, आप मनसुख जी को भी चांस दो। आपको क्या पता, आपको इन द सेंस मैं किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं कर रही हूँ, इन जनरल बात कर रही हूँ। आपको क्या पता है कि वो उनकी काबिलियत कम होगी? हर्षवर्धन जी को निकालने का मतलब या चेंज करने का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उनकी काबिलियत पे किसी ने संशय किया है या क्वेश्चन मार्क किया है। उसका ये मतलब है कि मोदी जी एज अ प्राइम मिनिस्टर इज द पर्सन। वो समझते हैं कि परिवर्तन होना चाहिए। अगर आप अपना प्रोग्रेस कार्ड बताओगे, जैसे स्कूल में बच्चे जाते हैं यूनिट टेस्ट से टीचर्स बताती हैं कि सेमेस्टर के अंदर उनको कितने मार्क्स मिलेंगे। हर यूनिट टेस्ट के अंदर आपको अपने आप को प्रूव करना पड़ेगा, अपने आप को बेटर साबित करना पड़ेगा। मगर ह्यूमन बींग्स के एक लिमिटेशन होता है, कभी कभी ह्यूमन बींग से भी एरर हो सकता है। वो एक इंसानी है, एक व्यक्ति है, दूसरे को चांस दिया। आपको तो खुश होना चाहिए ये देख के कि इतनी सारी महिलाओं को चांस दिया। आपको तो ये देख के खुश होना चाहिए कि बीजेपी ने नरेंद्र मोदी इज नॉट माय प्राइम मिनिस्टर, नरेंद्र मोदी इज नॉट प्राइम मिनिस्टर ऑफ बीजेपी। वो प्राइम मिनिस्टर है हमारे पूरे देश के, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है। उनको 130 करोड़ जनता ने चुना है। आप कह रहे हो कि उनको निकाल दे? उनको क्यों निकाल दे? अगर आपका नेता शेर है तो जितने भी लोग उनके अंडर काम कर रहे हैं उनमें वो ज़ील आती है, उनमें वो एंथुसियाज्म आती है, उनमें वो शक्ति आती है कि वो शेर के साथ कंधे से कंधा लड़ाने की कोशिश करे। और मैं बिल्कुल इस चीज को गलत नहीं मानती। मैं तो ये मानती हूँ कि उन्होंने महिलाओं को चांस दी। हम हमेशा शस्त्र बहुत खूबसूरत बोलती हैं शालिनी जी। बस यहीं रोकूंगा आपको। बात बोलने की नहीं, बात बोलने की नहीं है, बात समझने की है। बस यहीं रोकूंगा आपको। बात ये है कि ये सच्चाई है। बहुत खूबसूरत बोलती हैं आप जी। जी, परिवर्तन प्रकृति का नियम है। राहुल देव जी, शालिनी जी किस बात से सहमत है आप? निश्चय ही, और परिवर्तन तो होना ही चाहिए। परिवर्तन ठीक दिशा में हो, सही कारणों से हो, और इसका हमेशा स्वागत है। और जो भी लोग आज इस परिवर्तन पर आपत्ति कर रहे हैं, मेरी तो ये बात समझ में नहीं आती। परिवर्तन कैसा है इस पर बहस होनी चाहिए, लेकिन परिवर्तन क्यों हुआ? अभी जो हमारे मित्र बहुत ज़्यादा उत्तेजना में हैं, मैं पहली बार उनको सुन रहा हूँ, मुझे थोड़ा दुख हुआ वो की शैली सुनकर। किसी को बोलने नहीं दे रहे थे। मैं आशा करता हूँ कि कम से कम मुझे नहीं टोकेंगे बीच में। उनसे सिर्फ ये निवेदन है कि ये आपकी निजी राय है या कुछ लोगों की राय हो सकती है कि प्रधानमंत्री पूरी तरह नाकाम रहे। प्रधानमंत्री केवल एक मंत्रालय नहीं संभालता,
मंत्रालय प्रधानमंत्री केवल 1, 2, 3, 4 मंत्रालय नहीं संभालते। जब चीनी आक्रमण के बाद भारत की हार हुई थी, पहली देश मतलब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत इतना हारा था और अपमानित हुआ था, तो क्या नेहरू जी ने इस्तीफा दिया था? ऐसा नहीं होता है। और एक लीडर बनाने का मतलब क्या है कि वो नेहरू से तुलना ना करें। एक मिनट नेहरू को जिम्मेदार ना करें सर आप। महाराज, एक विफल प्रधानमंत्री है तो विफलता पे डिस्कशन करिए। और आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, बताइए प्रधानमंत्री विफल है या नहीं? आपत्ति की बात करेंगे तो मुझे बोलना पड़ेगा। हर चीज में नेहरू जिम्मेदार या चाइना जिम्मेदार या पाकिस्तान जिम्मेदार। ठीक है, हम ब्रेक के लिए रुकते हैं। विवेक श्रीवास्तव, राहुल देव जी का डिस्कशन होगा ब्रेक के बाद। देश की बहस में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम बात कर रहे हैं कि क्या नई टीम मोदी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कैबिनेट में पूरे घर के बदल डाले हैं मोदी जी ने। और क्या नई टीम मोदी कोरोना की चुनौती को पार कर पाएगी? कोरोना की तीसरी लहर आने की संभावना है, ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। दूसरी लहर में हमने देखा किस तरह का कैओस हुआ था, देश में किस तरह का संकट उत्पन्न हुआ था। भगवान करे ऐसा कुछ ना हो, हम यही कामना करते हैं, सिर्फ प्रे कर सकते हैं, दुआ कर सकते हैं। और इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी से गुरुप्रकाश जी, कांग्रेस से मुकेश शर्मा जी, लेफ्ट पार्टी के विवेक श्रीवास्तव जी, प्रोफेसर संगीत रागी, राहुल देव जी हैं मेरे साथ, मेरे पूर्व संपादक और वरिष्ठ पत्रकार। लेकिन सबसे पहले चलते हैं प्रसून जैन के पास, उदयपुर। क्या प्रसून नई टीम मोदी कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला कर पाएगी? नमस्कार सर, आप मेरी आवाज सुन सकते हैं सर? जी बिल्कुल प्रसून, बताइए क्या नई टीम मोदी कोरोना की तीसरी लहर का मुकाबला कर पाएगी? सबसे पहले सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। और सर रही बात आपके सवाल की, तो सर अभी हम इनसे सिर्फ आस कर सकते हैं, एक उम्मीद कर सकते हैं, उससे ज़्यादा हम कुछ नहीं कर सकते। क्योंकि अभी कोरोना के हिसाब से अगर मैं देखूं तो नए चेहरों के साथ नए काम की ज़रूरत है। क्योंकि जिस प्रकार मंत्रिमंडल में फेरबदल की गई है मोदी सरकार की, पिछली बार उन्होंने जो अपनी सरकार चलाई थी वो अनुभवी बुजुर्ग के साथ चलाई थी, और इस बार सभी जोशीले नौजवान हैं उनकी सरकार में, उनके मंत्रिमंडल में उनके साथ काम करने के लिए। तो अब देखना ये है जनता को कि किस प्रकार ये जो टीम है मोदी की, एक नौजवानों की जो टीम है, वो कैसे अपने काम को लेकर आगे आती है। क्योंकि आज भी हम कई सेक्टर्स देखते हैं जो कोरोना के इस दौर में उन्हें पूरी तरीके से क्षति पहुंची है, एक बहुत बुरी क्षति पहुंची है। हमारा व्यापारी वर्ग पूरी तरीके से वो नुकसान से भरा हुआ है। तो हमें ये देखना होगा कि उन व्यापारी वर्गों को कैसे सरकार ऊपर लाती है, उसका कोई स्ट्रेटेजिक प्लान है क्या, कोई उसकी स्ट्रेटेजीज हैं सरकार के पास। दूसरी बात, रही बात विपक्ष की, विपक्ष लगातार ये सवाल कर रहा है कि मंत्रिमंडल क्यों बदला गया और नए मंत्रियों को क्यों लाया गया। तो सबसे पहले तो भारतीय जनता पार्टी इस बात का जवाब दे, क्या पिछले मंत्री सही कार्य नहीं कर रहे थे? मेरा सवाल है सर ये कि क्या पिछले मंत्री जो थे वो सही कार्य कर रहे थे या नहीं, क्यों उन्हें बदला गया? और दूसरा, ठीक है, क्यों उन्हें बदला गया? प्रसून आपका जवाब गुरुप्रकाश जी से लेते हैं। बताइए क्या पुराने मंत्री ठीक से काम कर रहे थे गुरुप्रकाश जी या नहीं कर रहे थे? जनता आपसे सवाल पूछ रही है। नहीं, बिल्कुल स्वाभाविक है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, बहुत सरल कहावत है अंग्रेजी में, चेंज अलोन इज चेंजलेस। परिवर्तन ही अपरिवर्तनीय है, तो परिवर्तन होना स्वाभाविक है। जब तक पुराने लोग नहीं जाएंगे तब तक फ्रेश फेसेस, फ्रेश विजन, आपकी गलतियों का एक्नॉलेजमेंट है। ये हो गया, ये जो बदलाव है ये आपकी गलतियों का एक्नॉलेजमेंट है। आप बोल दीजिए, आपने देश का भट्टा बिठाया और आप पॉपुलर हो रहे हैं, उससे बचने के लिए आप चेंजेस कर रहे हैं। चेंजेस आप करिए, वेलकम है, चेंजेस सब करते हैं। लेकिन आपके चेंजेस से आपको अपने कृषि मंत्री को बदलना चाहिए था, जिसकी वजह से किसान बॉर्डर पे बैठा हुआ है। लेकिन नरेंद्र तोमर यहाँ पे अंट-बंट तरह की स्कीमें ला करके डिक्लेयर कर रहे हैं, और किसान आंदोलन इससे पीछे नहीं होगा। आपने नहीं बदला उनको। ठीक है, बिग ब्रेकिंग आ रही है, मेरा पैनल ब्रेकिंग तैयार करेगा, तब तक विवेक जी बोल दीजिए। एजुकेशन मिनिस्टर जो है इनका, मुझे नहीं मालूम वो कितने सक्सेसफुल एचआरडी, पिछले एक समय में स्मृति ईरानी को एचआरडी का बनाया था, मुझे नहीं मालूम उनका क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। धर्मेंद्र प्रधान क्या करेंगे मैं नहीं जानता। मैं एलजेपी के साथ इनके रिश्तों में जाना नहीं चाहता हूं। आप बदलाव करिए, आप युवाओं को लाइए, आपका स्वागत है। अगर आप अपनी मिस्टेक्स को मान रहे हैं तो भी एज एन ऑपोजिशन पार्टी मेंबर मैं आपका स्वागत करता हूं, लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी लेना आपको सीखना पड़ेगा। ठीक है, कृषि मंत्री सुन लीजिए, आपका जवाब प्रधानमंत्री ने दिया विवेक श्रीवास्तव जी।
आपका जवाब खुद प्रधानमंत्री ने दिया है। प्रधानमंत्री ने अभी अभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की मीटिंग में कहा है कि व्यवस्था की वजह से मंत्रियों को हटाया गया है। मंत्रियों के हटने का क्षमता से कोई संबंध नहीं है, वो उनमें क्षमता नहीं थी इसलिए मंत्री को नहीं हटाया गया है। नई व्यवस्था करने के लिए मंत्रियों को हटाया गया है, ये कहा है। क्या कहेंगे बताइए। अगर पुराने मंत्री काबिल थे तो एक नई व्यवस्था जरूरी है क्या? मूर्ख बनाया है आप। राम मंदिर, जमीन घोटाला, राफेल घोटाला, महंगाई, बेरोजगारी, भुखमरी, तमाम मुद्दों को दबाने के लिए जिस तरीके से आपने मंत्रियों को बलि का बकरा बनाकर अपने आप को बचाया है, देश इसको याद रखेगा। और मैं कहना चाहता हूं बड़े स्पष्ट शब्दों में, भारतीय जनता पार्टी गलतफहमी को निकाल दे। ये देश प्रधानमंत्री बदलना चाहता है, ये देश मंत्रिमंडल में बदलाव नहीं चाहता है। दीपक जी, दुर्भाग्य ये है कि इन लोगों का भाषण सुनने वाला कोई फील्ड में गुरु प्रकाश जी जवाब देंगे, उसके बाद गुरु प्रकाश जी जवाब दीजिए। तब तक चल रहा है मंत्री परिषद की बैठक में क्या क्या बोला है प्रधानमंत्री ने। हमारी सुपर ब्रेकिंग चल रही है, बोलिए गुरु प्रकाश जी। नहीं, चलिए मैं बड़ा आभारी हूँ कि फाइनली मेरे दोनों बड़े भाइयों ने बोल लिया है और आशा करता हूँ कि उन लोगों की प्यास बुझ गई होगी। देखिए, लगातार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, जब सबका साथ की बात होती है तो समाज के सभी वर्गों को शासन प्रशासन में भागीदारी देना ये सुनिश्चित किया गया है। इसीलिए लोगों को पेट में दर्द हो रहा है। अरे एक परिवार से बाहर तो कब तक खत्म हो चुका? परिवार से आप बोल बड़े आप बोल लीजिए, सबका विनाश कर दिया आपने। कौन सा विकास है? आप बोल लीजिए, सबका विनाश, सबका विनाश हो गया आपका। मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा देश कह रहा है गुरु प्रकाश जी। हाँ, और गुरु प्रकाश जी आपको जानकारी के लिए बता दूं, 50 MP आए हैं क्या? इसीलिए 50 MP आए हैं क्या? आपके कितने सांसद है लोकसभा में? पूरा देश ये नहीं कह रहा है। पूरा देश क्या कर रहा था? 303 सांसद लेके आए हैं। अरे गुरु प्रकाश जी, अहंकार छोड़ दो। 50 MP आए हैं। आरएसएस के, बीजेपी के 2 MP थे इस देश में। स्टेट में रह नहीं गए हो आपकी कोई क्षमता नहीं। 2024 में आपको घर भेजने वाले हैं। थोड़ा विनम्र रहो, अहंकार में। अरे अहंकार तो राहुल गांधी चीज क्या है? थोड़ा विनम्रता का परिचय दो, थोड़ा विनम्रता का परिचय दीजिए। आप बहुत वरिष्ठ नेता हैं, थोड़ा विनम्रता का परिचय दीजिए। आप सच्चाई को सुनने की हिम्मत रखिए। आप बोलिए अपने संस्कारों का परिचय दीजिए। अपने संस्कारों का परिचय दीजिए, अपने पार्टी के संस्कारों का परिचय मत दीजिए। अपने पार्टी के संस्कारों का परिचय मत दीजिए। जाइए अपना अध्यक्ष सुनिए। 50 MP है, 50 MP आपके, 50 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। आप क्या बोल रहे हैं? क्षेत्रीय पार्टी से कम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है आपके। आपको तो बोलना ही नहीं चाहिए। जाके चुल्लू पर पानी में डूब मरिए। 50 MP आप बताइए, ये कृषि कानूनों के खिलाफ क्या क्षमता है? आज हालत क्या है देश की? आप इकोनॉमी की हालत पे आइए, बेरोजगारी भी आइए, राफेल घोटाले भी आइए, भुखमरी भी आइए, जो सीमा पर जवान खड़े हैं उस पर आइए। आप ये बताइए कौन सी समस्या आपने हल की है? आज देश महंगाई, बेरोजगारी, भूख और बेकारी के त्रस्त है। देश खुश है, उस पर आपका कोई जवाब नहीं है। आपने मंत्रिमंडल में फेरबदल करके प्रधानमंत्री को बरी करने का प्रयास किया है, प्रधानमंत्री को बचाने का प्रयास किया है। आप लोगों की क्षमता नहीं है, आप लोगों की क्षमता नहीं है। थोड़ा प्रतिभा का परिचय दीजिए, थोड़ा संस्कार का परिचय दीजिए। अरे आपकी क्षमता 2024 में घर बैठने वाले हो आप। से बाहर निकलिए। अरे आप छोड़िए, आप परिवार को बात करते हैं। आप प्रकोप से बाहर निकलिए थोड़ा आप लोग। अनुराग ठाकुर किसका बेटा है? निकलिए। अनुराग ठाकुर कौन सा किसका बेटा है? माँ बेटे के आप छोड़िए, परिवार की बात करते हैं आप मेरे से। परिचय दीजिए आप लोग। आप परिवार की बात मुझसे मत करिए। कांग्रेस एक संगठन है, विचारधारा है, माँ और बेटे और इतना अहंकार मत करिए। आपके 2 MP होते थे और 2024 में उसी 2 पे आप पहुंचने वाले हैं। आपको दिखा दूंगा मैं 2022 में यूपी में दिखा दूंगा। मोदी जी के साथ है। आप लोग जाइए, माँ और बेटे का परिक्रमा करिए। देश नरेंद्र मोदी के खिलाफ है। देश नरेंद्र मोदी जी को बदलना चाहता है। देश इस प्रधानमंत्री को देखना नहीं चाहता जिसने लाखों लोगों का बर्बाद किया, स्वाभाविक है, जो अपनी नाकामी दूसरे लोगों पर डाल रहा है। आप कौन सी दुनिया में घूम रहे हैं? अरे बेरोजगारी, भूख और बेकारी के लिए सिर्फ और सिर्फ कोई जिम्मेदार है तो नरेंद्र मोदी जी है। आज अर्थव्यवस्था की हालत क्या है? अरे आपको तो बोलने का हक नहीं है। लगातार भारत गुरु प्रकाश जी जताया है,
भारत की जनता ने विश्वास अच्छा, अब दोनों गुरु प्रकाश जी, मेरे बड़े भाई मुकेश शर्मा जी, गुरु प्रकाश जी, एक एक गिलास पानी पीजिए, एक एक गिलास पानी पीजिए, एक एक गिलास पानी पीजिए दोनों। मुझे राहुल देव जी के पास जाना है। एक जुमला मंत्रालय राहुल देव जी प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, सुनिए 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 सुनिए। ये जुमला प्रधानमंत्री है। 15 लाख रुपए मिल गए गुरु प्रकाश जी आपको। जाइए माँ बेटे के दीपक चौरसिया जी, आपको या गुरु प्रकाश जी को 15 लाख रुपए खाते में आ गए? बता दो आप मुझे। माँ बेटे का पैर छूइए, यही आप लोग की क्षमता रह गई है। अरे 15 लाख रुपए आ गए आपके पास। जाइए, अरे जुमले छोड़ कर आप सरकार चला रहे हो। माँ बेटे का परिक्रमा परिक्रमा करो। ये जुमलेबाज सरकार है। देश पहली बार जुमलेबाज प्रधानमंत्री से बात कर रहा है। पानी पीजिए सर, पानी पीजिए, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा, दवाई खानी पड़ेगी, पानी पीजिए। आज विवेक श्रीवास्तव जी का पैसा वसूल है, हंस रहे हो तब से। आज विवेक श्रीवास्तव जी का पैसा वसूल है। हमारा देश की आजादी में बड़ा खुश हूं, हमारा योगदान है। आज इतनी बुलंदी से कांग्रेस के प्रवक्ता इतनी बुलंदी से बोल रहे हैं। आप वीर सावरकर की पार्टी हो, आप गोडसे की पार्टी हो, आप हमसे बात करोगे? आप हमसे बात करोगे? थोड़ा पानी पी लीजिए सर, थोड़ा पानी। अंग्रेजों के दलाल रहे हैं आपके नेता। बहुत अच्छा बोले। अच्छा, दोनों पानी पीजिए। राहुल देव जी, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि मंत्रियों को हटाना व्यवस्था है, इसका क्षमता से कोई संबंध नहीं है। क्या प्रधानमंत्री की बात देश मानेगा? राहुल देव जी बताइए। मंत्रियों की क्षमता पर कोई शक नहीं, ये उन्होंने कहा गया है। हटाए गए मंत्रियों की क्षमता पर कोई शक नहीं, ये भी कहा प्रधानमंत्री ने मंत्रिपरिषद की बैठक में। अब देखिए, इसका जवाब तो प्रधानमंत्री ही दे सकते हैं, और मैं एक व्यक्ति, यहाँ पर बहुत से लोग देश की ओर से बोल रहे हैं, लेकिन मैं एक व्यक्ति हूँ और मैं क्या सोचूंगा ये मैं नहीं कह सकता कि देश भी ऐसा सोचेगा। तो देश क्या सोचेगा, अलग अलग वर्ग हैं, अलग अलग लोग हैं, वो अपनी अपनी राय इस पे रखेंगे। उसका ये इस सवाल का क्षमा करना दीपक, लेकिन कोई मतलब नहीं है। सवाल ये है कि मैं क्या सोचता हूँ। अगर आपको वो सुनने में दिलचस्पी हो तो मैं कह सकता हूँ देश क्या सोचेगा, क्या करेगा, देश क्या चाहता है। बिल्कुल, आप बताइए, आपका एक्सपर्ट कमेंट क्या है? मैंने कहा प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं, आपका एक्सपर्ट कमेंट क्या है, बताइए। देखिए, पहली बात ये कि दुनिया में कोई भी लोकतांत्रिक व्यवस्था या देश ऐसी नहीं है जहां पर मंत्रिमंडलीय व्यवस्था हो, मंत्रिमंडल होता हो और उसमें समय समय पर बदलाव, परिवर्तन और विस्तार ना होता हो। हर चुनी हुई सरकार में कार्यकाल के दौरान एक बार, कई बार 2 बार, 3 बार भी, और भारत का भी वो रहा है, विस्तार होता है, बदलाव होता है, लोगों को बनाया जाता है, हटाया जाता है, ये सब जगह होता है, हर सरकार ने किया है, हर देश में होता है। तो ये मंत्रिमंडल विस्तार, परिवर्तन अपने आप में कोई नई चीज नहीं है, ना ये आपत्तिजनक है। मैं ये मानता हूँ कि नया खून जब आता है तो उससे एक नई ताजगी आती है। कार्यकाल के लगभग बीच में एक प्रधानमंत्री ने अपनी लगभग आधी टीम बदली है, तो ये अच्छी बात है, इसलिए कि सिर्फ नई ऊर्जा, नई सोच, नए लोग, नए चेहरे और थोड़ी युवा उसमें दृष्टि आएगी, तो अपने आप में ये अच्छी चीज है। जहां तक हटाए गए मंत्रियों का सवाल है, मैं नहीं समझता कि वो अक्षम थे, लेकिन अक्षमता भी एक नापने के अलग अलग तरीके होते हैं। प्रधानमंत्री ये नहीं कह सकते, जाहिर है कि ये लोग अक्षम थे, ये मतलब सबको इतना एक शिष्टाचार होता है। प्रधानमंत्री अपने ही पुराने साथियों के लिए, जो अब भी उनके साथी हैं, ये नहीं कह सकते कि वो काम थे। आप राहुल जी, आप ये मानते नहीं है कि ये प्रधानमंत्री ने एक्नॉलेजमेंट ऑफ मिस्टेक्स किया है? मैं नहीं बोलूंगा, आप बोल ले। मिस्टेक्स है? नहीं, मैं आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ मिस्टेक्स नहीं है? करुणा में इतनी मृत्यु हो गई, प्रधानमंत्री मैं अभी एक सवाल का जवाब दे रहा हूँ। दीपक कहेंगे तो मैं आपके सवाल का जवाब दूंगा, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि मुझे बोलने दिया जाएगा, क्योंकि अब तक बहस देखकर मैं बहुत डर गया हूँ। बोलिए सर, मैं बहुत चकित हूँ कि लोकतंत्र की दुहाई देने वाले लोग इतने अलोकतांत्रिक हो सकते हैं कि दूसरे को बोलने न दें, केवल खुद ही बोलते रहें। माफ कीजिएगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये अपने आप में कोई भी प्रधानमंत्री किसी के बारे में भी, अपने साथी के बारे में नहीं कहेगा कि वो अक्षम था या वो नालायक था या उसने काम ठीक नहीं किया। लेकिन मैं समझता हूं, मेरी राय है कि कई मंत्रियों से नाकामियां हुई, कई लोग कई चीजों में, कई मोर्चों पर नाकाम हुए, निश्चित रूप से हुए। अरे भाई महाराज सुन लीजिए, तो आपने तो क्लीन चिट दे दी थी ना सर, आपने तो सरकार को और प्रधानमंत्री को क्लीन चिट दे दी थी। अब आप कह रहे हैं कि इट वाज एन एक्नॉलेजमेंट ऑफ मिस्टेक्स, आप वही लाइन कह रहे हैं जो हम भी कह रहे हैं।
आपने तो कह दिया था कि ये तो एक रूटीन विस्तार है, ये हर प्रजातांत्रिक देश के अंदर होता है, बदलाव होते हैं, युवा शक्ति आएगी। लेकिन आपने ये नहीं माना कि प्रधानमंत्री ने गलतियां करी हैं, कैबिनेट ने गलतियां करी हैं, कोरोना में देश में मौतें हुई हैं, ये भी तो मानना चाहिए ना। बोल लूं, एक मिनट। अब आप मुझे बताएंगे कि मुझे कैसे बोलना चाहिए। अगर आप में इतना धैर्य होता कि मेरी बात पूरी सुनते तो आपको ये कहने की जरूरत नहीं पड़ती। आप तो बोलने देते नहीं है। मैंने पहला वाक्य जो कहा उससे आपने एक निष्कर्ष निकाल लिया कि क्लीन चिट दे दी, और मैं उसी बातचीत में आगे कह रहा हूं कि गलतियां हुई, तो ये दोनों को कहां से जोड़ लिया आपने? पहले को मान लिया, दूसरे को छोड़ दिया, ये क्या तर्क है? आप बात तो पूरी करने दीजिए। ये कैसे लोकतांत्रिक लोग हैं आप लोग? मैं कह रहा हूं कि गलतियां हुई, निश्चित रूप से कुछ मंत्रियों का कामकाज ठीक नहीं था। हर्षवर्धन, स्वास्थ्य मंत्रालय का काम निश्चित रूप से इस समय सबसे बड़ी चुनौती देश की थी, वो चुनौती संतोषजनक रूप से पूरी नहीं हुई, बहुत बड़ी नाकामियां रही हैं। वो बहुत भले आदमी हैं, मेरे मित्र हैं, उसके बावजूद मैं कह रहा हूं कि उन्होंने ठीक से नहीं संभाला। और दूसरी बात, ये चलेगी कि नहीं चलेगी, ये टीम डिलीवर करेगी कि नहीं करेगी, ये कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता। प्रधानमंत्री भी नहीं कह सकते कि ये उनकी सारी अपेक्षाओं को पूरी करेगी। ये तो जब वो काम करना शुरू करेगी उसके 6 महीने बाद, 1 साल बाद पता चलेगा। ठीक है, इसी नोट पर हम शो को यहीं क्लोज करते हैं। मैं अपने टाइम से एक्सीड कर चुका हूं। पोल का रिजल्ट बता देते हैं। 90% देश की बहस के दर्शक मानते हैं कि हाँ, टीम मोदी कोरोना से निपटने में कामयाब होगी। फिलहाल एक ब्रेक।